दोस्तों, वीर तेजा जी कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं तेजपाल। हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों की, और राजस्थान की नदियों के पहले भी हमने 3 पार्ट डाल दिए हैं। आज हमारा जो पार्ट रहेगा वो पार्ट नंबर 4 रहेगा, और हम विधिवत रूप से आज जो आंतरिक अफवाह तंत्र की जितनी भी आज जो नदियां बची है उन नदियों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और कोशिश यही करेंगे कि आंतरिक अफवाह तंत्र की सारी नदियां आज आपको क्या करवा दी जाए, कंप्लीट करवा दी जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात भी बोलना चाहता हूं दोस्तों, और हमारी बात यह है कि अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो आप हमारी क्लासों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि नए विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ हम हमारी क्लास से विधिवत रूप से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी आज जो नदी रहेगी उस नदी का नाम रहेगा मेंथा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मेंथा नदी। मेंथा नदी। हमने आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत 3 नदियों का अध्ययन कर लिया। पहले गगन नदी पढ़ ली थी, कांतली नदी पढ़ ली थी और काकने नदी पढ़ ली थी। आज हमारी जो नदी रहेगी वो कौन सी रहेगी? मेंथा नदी। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेंथा नदी के उद्गम की। किसकी बात करते हैं? मेंथा नदी के उद्गम की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जयपुर जिले में मनोरपुरा गांव की फाड़ियां, जयपुर जिले में मनोरपुरा गांव की फाड़ियां, जयपुर जिले में स्थित है मनोरपुरा गांव की फाड़ियां, और इन फाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? मेंथा नदी। अब देखो, याद कैसे आपको रखना है। मेंथा में क्या आ रहा है? मैं शब्द आपको दिख रहा है, और मनोरपुरा गांव की फाड़ियों में आपको कौन सा शब्द दिख रहा है? मैं शब्द दिख रहा है। तो आप मैं से मेंथा नदी हो गया, और मैं से क्या हो गया? मनोरपुरा गांव की फाड़ियां, और यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। बात करें तो देखो, इस प्रकार से मनोरपुरा गांव की ये फाड़ियां, और मनोरपुरा गांव की फाड़ियों से इस प्रकार से एक नदी निकलती है। इस प्रकार से एक नदी बहती है, इस प्रकार से एक नदी निकलती है, और ये नदी जयपुर में बहने के बाद में ये नदी आ जाती है नागौर। कहां आ जाती है? नागौर आ जाती है। और नागौर जिले में इस नदी के किनारे, नागौर जिले में मेंथा नदी के किनारे एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है, और उस जैन तीर्थ स्थल का नाम है, जैन तीर्थ स्थल का नाम देखें तो इस जैन तीर्थ स्थल का नाम है लूणवा। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है ये, कि जैन तीर्थ, पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जैन तीर्थ स्थल लूणवा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नागौर जिले में स्थित है। उसके बाद में प्रश्न ये बनता है कि जैन तीर्थ स्थल लूणवा राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेंथा नदी के किनारे ये स्थित है। उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान में इस प्रकार से एक झील है। आगे हम बात करें तो राजस्थान में इस प्रकार से एक झील है, और इस झील का जो नाम है वो नाम है सांबर झील। इस प्रकार से राजस्थान में एक झील है, और उस झील का नाम क्या है? सांबर झील। ये झील कौन सी है? तो ये झील है सांबर झील। झील का नाम क्या है? सांबर झील। ये सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में फैली हुई है। एक जिला है नागौर, एक जो जिला रहता है वो रहता है अजमेर, और एक जो जिला रहता है वो रहता है जयपुर। एक जो जिला रहता है वो कौन सा रहता है? जयपुर। तो पहले आपको यही याद रखना है कि ये जो सांबर झील है, ये सांबर झील है तो नागौर, अजमेर और जयपुर, इन 3 जिलों में विस्तृत है। ये सांबर झील मैंने आपको इसलिए बताई है पहले कि जो ये मेंथा नदी है इसी सांबर झील में गिरती है। तो उसके बाद में बात करें कि नागौर जिले में बहने के बाद में, नागौर जिले में बहने के बाद में इस प्रकार से जो मेंथा नदी है वो किस झील में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। किस झील में गिरती है? सांबर झील में गिरती है। और सांबर झील में गिरने के बाद में ये नदी सांबर झील में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन यहां से जो मेन प्रश्न रहता है, यहां से जो मेन प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि जो मेंथा नदी है ये सांबर झील में किस दिशा से प्रवेश करती है? तो ये उत्तर दिशा से सांबर झील में गिरती है। किस दिशा से गिरती है? तो उत्तर दिशा से ये सांबर झील में गिरती है मेंथा नदी। कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से। बात करें पुनः, ये आपकी मेंथा नदी कंप्लीट हो गई है। बात करें कि मेंथा नदी, सबसे पहले कौन सी नदी? मेंथा नदी। मैं से मेंथा और मैं से क्या हो गया? मनोरपुरा गांव की फाड़ियां।
तो मनोहरपुरा गांव की पहाड़ियां जयपुर जिले से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मेंथा नदी। और जयपुर जिले में बहने के बाद में, जयपुर में इस प्रकार से बहने के बाद में ये नदी कहां पर प्रवेश करती है, नागौर जिले में प्रवेश करती है। और नागौर जिले में इसी नदी के किनारे एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम क्या है, लूणवा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करें ये नदी, उसके बाद में हम बात करें तो जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में विस्तृत एक झील है जिसका नाम क्या है, सांबर झील। कौन सी झील, सांबर झील। और उत्तर दिशा से बाद में ये नदी किस झील में गिर जाती है, सांबर झील में गिर जाती है। और सांबर झील में गिरने के बाद में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये थी आज हमारी कौन सी नदी, मेंथा नदी। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आई होगी। तो धन्यवाद। अब आगे चलते हैं हम। चलो दोस्तों, हमारी मेंथा नदी हो गई थी। अब हम आगे बात करते हैं रूपनगढ़ नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में, रूपनगढ़ नदी के बारे में। रूपनगढ़ नदी, कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी। हम बात करेंगे किस नदी के बारे में, रूपनगढ़ नदी के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले रूपनगढ़ नदी के उद्गम स्थल के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, उद्गम स्थल के बारे में। ये याद रखना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल देखते हैं कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से अजमेर जिले में पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों का नाम है किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ की पहाड़ियां। और किशनगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। हम बात कर रहे हैं रूपनगढ़ नदी के उद्गम स्थल की। इस नदी का जो उद्गम होता है वो किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। और किशनगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अब देखो, इन्हीं पहाड़ियों से एक नदी निकलती है इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से एक नदी का उद्गम होता है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। और उस नदी का नाम क्या है, रूपनगढ़ नदी। ये अजमेर में बहने के बाद में यह नदी चली जाती है जयपुर। कहां चली जाती है, जयपुर। तो आपसे पूछा जाए कि रूपनगढ़ नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है, तो रूपनगढ़ नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। एक तो हो गया अजमेर और दूसरा कौन सा हो गया, जयपुर। और जयपुर में बहती हुई ये नदी, इस प्रकार से जयपुर में बहती हुई ये नदी सांबर झील में जाकर गिरती है। किस झील में, सांबर झील में। यहां पर एक झील है जयपुर जिले में जिसका नाम क्या है, सांबर झील। कौन सी झील, सांबर झील। और सांबर झील में गिरकर यह नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वप्रथम उद्गम स्थल, उद्गम इसका कहां से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में जयपुर जिले में, और जयपुर जिले में आकर ये नदी सांबर जिले में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि रूपनगढ़ नदी के किनारे, किस नदी के किनारे दोस्तों, रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे किशनगढ़ अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किस संप्रदाय की, निम्बारक संप्रदाय की। यह आपको याद रखना है, निम्बारक संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, प्रधान पीठ। और उस प्रधान पीठ का नाम है सलेमाबाद। प्रधान पीठ का नाम क्या है, सलेमाबाद। है कहां पर, तो किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में। ये आपको याद रखना कि निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है उसका नाम क्या है, सलेमाबाद। और ये सलेमाबाद है कहां पर, किशनगढ़ अजमेर में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। तो एक बार पुनः देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ नदी एक आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है, किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से होता है। और अजमेर जिले में इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है जिसका नाम क्या है, सलेमाबाद। और अजमेर जिले में ही ये सलेमाबाद स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। उसके बाद में ये नदी अजमेर में बहने के बाद में जयपुर में प्रवेश करती है। और जयपुर में बहने के बाद में ये नदी सांबर झील में गिर कर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी रूपनगढ़ नदी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में जो हमारी आंतरिक अफवाह तंत्र की अंतिम और लास्ट जो नदी है वो है रूपारेल नदी। और हम अब अध्ययन करेंगे रूपारेल नदी के बारे में। रूपारेल नदी।
अब जो हमारी नदी है, नेक्स्ट जो नदी है उसका नाम है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, कौन सी नदी दोस्तों? रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी आज हमारे टॉपिक की, हम कह सकते हैं कि आंतरिक अपवा तंत्र की क्या है, अंतिम नदी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूपारेल नदी के उद्गम स्थल की। किसकी बात करते हैं? उद्गम स्थल की बात करते हैं कि रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखो, इस प्रकार से अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ियां स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियां आपसे पूछी जाए कि उदयनाथ की पहाड़ियां है कहां पर, तो याद रखना ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर जिले में स्थित है और इन्हीं उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है। अलवर जिले में बहने के बाद में यहां से देखो इस प्रकार से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। अलवर जिले में बहने के बाद में ये नदी चली जाती है भरतपुर। कहाँ चली जाती है दोस्तों? भरतपुर चली जाती है। और भरतपुर जिले में इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है, या हम कह सकते हैं बहती है। और भरतपुर जिले का एक गांव है जिसका नाम है कुशलपुर। क्या नाम है? कुशलपुर। और कुशलपुर नामक स्थान पर यह नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है धरातलीय क्षेत्र में। तो देखो एक बार पुनः देखो, रूपारेल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। अलवर में बहने के बाद में ये नदी कहाँ चली जाती है? भरतपुर। और भरतपुर जिले के कुशलपुर गांव में ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि भरतपुर जिले में रूपारेल नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का नाम है सीकरी बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? सीकरी बांध। आपसे पूछा जाए कि सीकरी बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। पूछा जाए सीकरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो रूपारेल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो एक बार पुनः देखो, रूपारेल नदी उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में प्रवाहित होने के बाद में भरतपुर, और भरतपुर में कुशलपुर नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। रूपारेल नदी पर भरतपुर जिले में सीकरी बांध बना हुआ है। तो दोस्तों आज हमारी आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां कंप्लीट हो गई। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियां। तो दोस्तों याद रखना, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और हम इसी प्रकार से आपको वीडियो आगे भी क्लासें देते रहेंगे। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।